रीजन, उसके क्या कारक हैं। तो कई अर्थशास्त्री आए और उन अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग कारकों की बात की। ठीक है, तो उन कारकों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक इकोनॉमिस्ट का वर्ग है, उन्होंने कहा कि व्यापार चक्र का मुख्य कारण गैर मौद्रिक कारण है। गैर मौद्रिक कारण का मतलब होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण व्यापार चक्र होता है, जिन्हें हम प्राकृतिक घटनाएं भी कह सकते हैं। दूसरा, अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग आया और उन्होंने अर्थव्यवस्था में बताया कि इसका कारण मौद्रिक है। मौद्रिक है मतलब क्या होता है, मुद्रा के कारण, मुद्रा में प्रवाह में बढ़ोतरी या घटोतरी के कारण व्यापार चक्र संपादित होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये घटनाएं कैसे होती हैं और कौन कौन से इकोनॉमिस्ट किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इन विषय में जानते हैं। साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जिस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत इन्होंने बताया कि व्यापार चक्र संपादित होता है। तो हम लोग किचन चक्र, जगलर चक्र, कुजनेट चक्र एंड केंद्रोतीफ चक्र के विषय में कल हमने जानकारी प्राप्त की थी। एंड इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है वो है आपका व्यापार चक्र के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इन सिद्धांतों के विषय में हम जानकारी लेंगे। सिद्धांत का मतलब होता है कि वो कौन से कारण है जिसके कारण ये व्यापार चक्र जैसी घटनाएं संपादित होती हैं। तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा जो बहुत पॉपुलर है, हार्ट्रे का मौद्रिक सिद्धांत। ठीक है, मैं आपके ये मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने कहा था कि व्यापार चक्र होने का एकमात्र कारण है अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह में या मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन। ठीक है, हार्ट्रे ने यह बात कही थी कि अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र ऊपर की ओर जाता है, यानी बूम स्टेज की तरफ जाता है। वहीं अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा की मात्रा कम होती जाती है तो व्यापार चक्र नीचे की ओर यानी डिप्रेशन या रिसेशन में आता चला जाता है। तो हार्ट्रे का मौद्रिक सिद्धांत है। इसी प्रकार हेयक का मौद्रिक ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी है और इन्होंने मुद्रा पे बात न कह के इन्होंने इन्वेस्टमेंट पर बात किया कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा निवेश कर देना व्यापार चक्र का कारण है। ठीक है, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट थ्योरी दिया था और इस थ्योरी का नाम था ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। तो ये हेयक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला है शुम्पीटर का नवाचार सिद्धांत जो बड़ा पॉपुलर है, आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, द साइकोलॉजी थ्योरी, द कोबवेव थ्योरी सिद्धांत, शेमुल्सन का व्यापार चक्र मॉडल और हिक्स का व्यवसाय चक्र या व्यापार चक्र का सिद्धांत। तो ये कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिनको आपको हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो इस प्रकार जो व्यापार चक्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जटिल समस्या है। जटिल समस्या, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कभी नहीं चाहती क्योंकि उसकी इकोनॉमी में जो व्यापार चक्र जैसी घटनाएं संपादित हो। अगर उसका अर्थव्यवस्था में बिजनेस बूम पर जा रहा है तो वो इस बात को लेकर के हरदम आशंकित रहेगा कि निश्चित है कहीं ना कहीं से व्यापार चक्र डिक्लाइन होने लगेगा। यानी अर्थव्यवस्था में उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, यानी कभी ना कभी ऐसा डे आएगा जब अर्थव्यवस्था में उनकी बुरी स्थिति भी हो सकती है। ठीक है, तो पूंजीवादी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। व्यापार चक्र क्यों आते हैं और बार बार लगभग नियत समय पर ही क्यों होते हैं? ठीक है, बार बार लगभग नियत समय की मैं बात करता हूं कि 10 साल अगर आपका बूम पे है तो 10 साल डिक्लाइन में है। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए और मोटे तौर पर इन सिद्धांतों को हम दो वर्गों में विभाजित कर रहे हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। और वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है, उन कैटेगरीज को हम देखते हैं। पहला वो वर्ग जो मौद्रिक घटकों को आर्थिक उतार चढ़ाव का कारण मानता है। उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में जो मॉनेटरी फिनोमिना होता है,
मॉनेटरी फिनोमिना का मतलब होता है या तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए अर्थव्यवस्था में या मुद्रा की मात्रा घट जाए। दूसरा मॉनेटरी फिनोमिना, मुद्रा के प्रवाह में गतिशीलता हो जाए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, तो ये अर्थव्यवस्था में मौद्रिक घटक हैं जो इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस को लाते हैं। इस वर्ग के समर्थक है लुडविग, हॉट्रे, हेयक, हिक्स आदि। ठीक है, तो ये एक बार नेट जेआरएफ में पूछ लिया गया था कि निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री मौद्रिक घटनाओं को आर्थिक कारक मानते हैं। तो लुडविग का सिद्धांत, आपका हेयक का, हॉट्रे का, हिक्स का, और भी कई इकोनॉमिस्ट हैं जिनके मॉनेटरी फिनोमिना के सिद्धांत आपको मिलेंगे। और इन्होंने स्पष्टली बताया कि अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र होने का एकमात्र कारण मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन है। ठीक है, तो ये मौद्रिक मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट हैं जो मनी को मान के चलते हैं कि मेजर फैक्टर मनी है, मनी फ्लो इकोनॉमी में बढ़ जाता है, इससे ट्रेड साइकिल का जन्म होता है। और इन्होंने मनी पर ज्यादा फोकस किया। ठीक है, यानी मनी इनके थ्योरम का सेंट्रलाइज पॉइंट था। वहीं दूसरा वर्ग आया और उन्होंने अमौद्रिक घटनाओं की, यानी उन्होंने कहा कि नहीं, मुद्रा व्यापार चक्र का कारण ना होकर के अन्य कोई कारक है जिन कारकों को इन्होंने अमौद्रिक नॉन मॉनेटरी फेनोमिना या पैरामीटर्स को लिया और उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में जितने भी ट्रेड साइकिल होते हैं वो मुद्रा के कारण नहीं होते हैं, जिसमें स्टैनले, जेवेंस, वेक्सेल, पीगू आदि अर्थशास्त्री आते हैं। इन नाम को याद रखिएगा, नेट जेआरएफ का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपका पीसीएस में कि निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने व्यापार चक्र के अमौद्रिक घटकों पर बल दिया है। तो ये आपके पास स्टैनले, जेवेंस, पीगू, वेक्सेल, इनका नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं आगे आते हैं तो व्यापार चक्र के मैं अमौद्रिक सिद्धांत पर पहले फोकस करूंगा। ऐसे सिद्धांत जो कहते हैं कि मुद्रा व्यापार चक्र का कारण नहीं है। ठीक है, बड़ा सरप्राइज आपको होगा, बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, इन सिद्धांत को बहुत देखिएगा, बहुत आप इससे सहमत भी दिखाई पड़ोगे। ठीक है, और ये आपके लिए थोड़ा सा यूनिक भी होगा क्योंकि ये बुक्स में चीजें नहीं मिलेगी। मैं आपको जो अमौद्रिक सिद्धांत बताने जा रहा हूं तो इनको बहुत केयरफुली एक बार देख लीजिएगा। और ये सिविल में मैंने देखा बहुत बार पूछा गया क्योंकि बुक्स में मिल नहीं रहा था। ठीक है, अब इंटरनेट का जमाना, तो इंटरनेट के जमाने में खोजा जा सकता है, लेकिन जब तक बुक्स था तो बुक्स में चीजें नहीं मिलती थी। तो इसमें पहली थ्योरी आती है जलवायु सिद्धांत। ठीक है, जलवायु सिद्धांत इन्होंने कहा कि क्लाइमेट होता है व्यापार चक्र का कारण है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इंसान में एक प्रकार का क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्राउड होता है। साइकोलॉजिकल क्राउड का मतलब होता है अगर इसी बैच के 3 लड़के आईएएस बन जाए, पूरा बैच आईएएस बन जाएगा। साइकोलॉजिकल फेनोमिना होता है। गांव में एक व्यक्ति क्या होता है, अच्छी जॉब में निकल जाए, पड़ोसी तुरंत उस पर प्रयास करने लगते हैं, हम भी ऐसा काम करेंगे। साइकोलॉजिकल फेनोमिना है। गांव में एक किसान अच्छा खेती करके दिखाए, दूसरा किसान तुरंत पीछे लग जाएगा, हम भी करेंगे। साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है। तो साइकोलॉजिकल फिनोमिना ये कहता है कि साइकोलॉजिकल क्राउड ये कहता है कि क्राउड में हम लोग भेड़ की चाल चलते हैं। एक व्यक्ति जो काम करता है दूसरा व्यक्ति भी वही काम करता है। परिणाम स्वरूप व्यापार चक्र का इसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का नाम दिया गया। आगे आता है अधिक उत्पादन का, ओवर प्रोडक्शन थ्योरी। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में एक उत्पादक अनुमान लगाता है। एक बिस्किट बनाने वाला क्या करता है, अनुमान लगाता है कि पिछली बार 4 लाख यूनिट बिस्किट बिके थे, इस बार हम कितना बेच लें। तो ये अधिक उत्पादन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये अधिक उत्पादन का अनुमान उसका गलत हो जाएगा, यही गलती उसकी व्यापार चक्र का कारण बन जाएगी। इसके साथ ही साथ अधिक बचत का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जो बचत होती है वो व्यापार चक्र का कारण है, और व्यापार चक्र को ये क्या करती है, तो इन्होंने बताया कि जो व्यापार चक्र का कारण होता है वो वास्तव में बचत करना होता है। ठीक है, वहीं सुम्पीटर आ जाते हैं और सुम्पीटर ने कहा इनोवेशन जो होता है
नवप्रवर्तन जो होता है वो व्यापार चक्र का कारण है। अगर कोई इनोवेशन चीज हो गई, इनोवेटिव चीज हो गई, तो इकोनॉमी में व्यापार चक्र हो जाएगा। और इनोवेशन को केवल नया रिसर्च नहीं कहते हैं, बल्कि इन्होंने इनोवेशन की डिफिनेशन को ही चेंज करके रख दिया। इन्होंने कहा अगर नया कच्चा माल आप ढूंढ लेते हो, मान लीजिए अभी समुद्र में कुछ ऐसे पदार्थ निकाले गए, सिविल की तैयारी वाले बताएंगे बहुत अच्छे से कि उनमें क्या होता है कि मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट, सपोज दैट आप अपने देश का प्रोडक्ट साउथ अफ्रीका किसी देश में बेचने लगो, न्यू मार्केट, न्यू डिजाइन, न्यू स्टाइल, न्यू टेस्ट, दिस इज द कॉल्ड नवप्रवर्तन। यह व्यापार चक्र का कारण है। तो इन मैंने कुछ व्यापार चक्र के सिद्धांतों को आपके सामने बताया। अब मैं इनको डीपली आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इनको केयरफुली देखिएगा। तो और मौद्रिक सिद्धांत के अंतर्गत जैसे मैं बताऊं कि व्यापार चक्र का जो मौद्रिक सिद्धांत है, जिसमें आरजी हार्ट्रे का मौद्रिक सिद्धांत हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका हेयक का अधिविनियोग सिद्धांत डिस्कस करेंगे, और आपका कीन्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत की हम बात करेंगे, और हिक्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत की बात करेंगे। तो ये आपके हैं। और अब हम लोग चल रहे हैं अमौद्रिक सिद्धांत के अंतर्गत, और अमौद्रिक सिद्धांत में पहला सिद्धांत आता है जलवायु सिद्धांत आता है, क्लाइमेट थ्योरी आती है। और इस क्लाइमेट थ्योरी को डब्ल्यू स्टैनले जेविन्स ने डेवलप किया था। ठीक है, डब्ल्यू स्टैनले जेविन्स ने डेवलप किया था, और इन्होंने बताया था कि जो हमारा सन होता है, सन में ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो सन होता है इसमें ब्लैक स्पॉट पड़ने लगते हैं। ठीक है, ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं। तो सूर्य चिन्ह सिद्धांत, इन्हें सन स्पॉट थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। इनके थ्योरम को, यानी जलवायु सिद्धांत को आप सन स्पॉट थ्योरी के नाम से जानेंगे। और व्यापार चक्र में सूर्य में उन चिन्हों से जोड़ा जाता है जो प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के उपरांत सूर्य में उत्पन्न होते हैं। यानी सूर्य में अगर सन स्पॉट पड़ने लगे तो समझ जाइएगा कि वहीं से व्यापार चक्र एक नई दिशा की तरफ प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अर्थात उनके अनुसार समय समय पर सूर्य में होने वाले परिवर्तन व्यवसाय के लयबद्ध उतार चढ़ाव को निर्धारित करते हैं। इस सिद्धांत में देखो साफ साफ ये बताया गया कि इसमें हमने अपने विश्वास को जोड़ा है। ठीक है, सन स्पॉट थ्योरम यह बताती है कि जब सन में स्पॉट होता है तो और जो धरती पर क्लाइमेट होती है वो चेंज हो जाती है, या तो अतिवर्षा होती है या तो सूखा पड़ जाता है। तो निश्चित रूप से हमारी, क्योंकि इकोनॉमी ये क्लासिकल थ्योरी थी और उस समय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अधिकतर एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर यानी प्रकृतिवादी सिद्धांत थे। तो उन्होंने बताया था कि अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी या सूखा पड़ेगा तो निश्चित रूप से अनाज का उत्पादन पहले से कम हो जाएगा। जब अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी, दशा तथा दिशा दोनों डायरेक्शन बदल जाएगी और एक प्रकार का ट्रेड साइकिल जन्म ले लेगा। तो इन्होंने सन स्पॉट थ्योरम से जोड़ा कि सन में स्पॉट जब आते हैं तो जलवायु में अचानक परिवर्तन आ जाते हैं, और जलवायु में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में डिमांड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी कम हो या ज्यादा होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रेड साइकिल का जन्म होता है। यह थ्योरम हमें कहती है, तो इसे हम सन स्पॉट थ्योरम कहते हैं। और ये 10 वर्ष में सन स्पॉट दिखाई पड़ते हैं। ये एक बार नेट में, मतलब बड़ा पॉपुलर नेट का क्वेश्चन है और पीसीएस में का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि सन स्पॉट थ्योरी किसने दिया, जेविन्स ने दिया। कितने साल में सन स्पॉट थ्योरम कहता है कि ब्लैक जो आपके सन स्पॉट पड़ते हैं 10 ईयर में पड़ते हैं। और इन्होंने सन स्पॉट थ्योरम में क्या कहा था, ये जलवायु सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह कहा था गया कि जलवायु में परिवर्तन अचानक होने लगता है। ठीक है, जेविन्स ने बताया था, देखो बहुत इसमें है कहानी है पर अच्छा लगेगा आपको सुनकर के, कि सूर्य में कुछ वर्षों पश्चात नियमानुसार कुछ धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इन धब्बों के कारण सूर्य पृथ्वी को पर्याप्त गर्मी नहीं पहुंचा पाता। ठीक है, जब स्पॉट पड़ जाते हैं, जिससे मानसून अच्छा
नहीं रह पाता, परिणाम स्वरूप फसलों का पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और मानव जाति के लिए मंदी या अवसाद की दशाएं उत्पन्न कर देता है। यानी जिस साल सन में स्पॉट पड़ेगा उस साल मंदी जन्म लेगी। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में मानसून अच्छा नहीं है और उसके विपरीत यदि सूर्य तल पर काले धब्बे नहीं दिखाई पड़ते तो वर्षा अच्छी होगी और जिसके परिणाम स्वरूप फसल अच्छी होगी। इससे कृषि के साथ उद्योगों में भी संपन्नता आती जाएगी। ठीक है, थ्योरम बहुत इजी है, सबको समझ में आती है। ठीक है, अच्छी फसलों के कारण यातायात उद्योग तथा बहुत से अन्य उद्योग की सेवाओं की भी मांग बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप संपन्नता बूम जो स्थिति हम कहते हैं वो उत्पन्न होने लगती है और अर्थव्यवस्था है उसके सभी क्षेत्रों में हमको ग्रोथ दिखाई पड़ती है और हम फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर आ जाते हैं। ठीक है, जलवायु में ये परिवर्तन ठीक समय में नियमित रूप से होते हैं जिसके कारण देशों में मंदी व तेजी की दशाएं समय से और नियमित रूप से फैलते रहते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम ये होते चले जाते हैं। तो ये जेमिन्स ने बताया था, तो ये जेमिन्स का सन स्पॉट थ्योरम है या जलवायु सिद्धांत है। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, आसानी से आप समझ सकते हो, क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो। 2-3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि सन स्पॉट थ्योरम में क्या कहा गया है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगला है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। दूसरा है क्लासिकल सिद्धांत है, नॉन मोनेटरी थ्योरम है। नॉन मोनेटरी थ्योरम के अंतर्गत हम ये सारे सिद्धांत आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये बताता है कि जो हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल क्राउड होता है वो साइकोलॉजिकल क्राउड बहुत सी चीजों को डिटरमाइन करता है। साइकोलॉजिकल क्राउड का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति जो कार्य करता है अन्य व्यक्ति भी वही कार्य की तरफ दौड़ने लगते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आप लोग ड्रीम 11 में पैसा लगाते हो, एक को देख करके दूसरा लगाने लगता है। ठीक है, ये हमने देखा कि एडॉप्टेशन, मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि ड्रीम 11 अच्छा है या बुरा है, मैं ये इस बात पे मैं कभी डिस्कस नहीं करता हूं। ये बात पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि लोग बिहेवियर को एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, बिहेवियर के स्टॉप, अगर कोई क्लासमेट है स्मोकिंग करता है तो दूसरा तुरंत एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर वो आइडियोलॉजी को अपनाता है कि नहीं है ये सब चीज गलत है तो दूसरा नहीं अपनाता है। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमारा ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में यदि इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है, लोग निवेश करते हैं, उससे लाभ प्रत्याशा करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी साइकोलॉजिकल क्राउड का शिकार होगा और वो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आएगा और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यापार चक्र की व्याख्या नियोजकों की मनोवृत्ति के आधार पर किया गया और इसी सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक हैं हमारे प्रोफेसर पीगू, और प्रोफेसर पीगू ने इस सिद्धांत को डेवलप किया और इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों में क्रियाशील होने वाली आशावादिता, ठीक है, एंड निराशावादिता के मनोभाव के कारण व्यवसायिक उच्चावचन होते हैं। ठीक है, अब इंसान कितना पॉजिटिव है और कितना निगेटिव है वो डिटरमाइन करता है कि हमारे बिजनेस में क्या होते हैं, फ्लैक्चुएशंस होते रहते हैं। ठीक है, आशावादी व्यक्ति क्या करता है, वो जैसे किसान आशावादी होता है, नुकसान हो जाता है फसलों का, फिर भी वो क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आगे की ओर आता है। वही निराशावादी व्यक्ति को लाभ मिलने के बावजूद भी वो क्या करता है, निराश रहता है और वो निवेश करने के लिए आगे नहीं आता है। तो इस प्रकार मनुष्य में बहुत कुछ भेड़ चाल पाई जाती है। देखो, भेड़ चाल का मतलब होता है, भेड़ चाल का सीधा मतलब यह होता है कि आगे वाली भेड़ जहां जाएगी, ठीक है, आगे वाली भेड़ जहां जाती है उसी भेड़ के पीछे पीछे सारी भेड़ जाती हैं। अगर ये गड्ढे में कूद जाती है तो सारी भेड़ गड्ढे में कूद जाएंगी, वो नहीं देखेंगे कि आगे गड्ढा है। तो वही प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। ठीक है, अर्थात एक मनुष्य के हृदय में वैसा करने की इच्छा उत्पन्न होती है जैसा अन्य व्यक्ति कर रहे होते हैं, ठीक है, या कर चुके
होते हैं। कभी कभी भेड़ चाल की प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है कि लोगों की निर्णय शक्ति जवाब दे जाती है, नहीं भैया वो कर रहा वही बेस्ट है, हम अपना डिसीजन ही नहीं देते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मैं ड्रीम इलेवन बोलूंगा ग्लैम्बलिंग है, आप नहीं मानोगे। आप एक काम करोगे, नहीं हम नहीं मानते, वो कर रहे हैं वो अच्छा होगा, दैट इज मच बेटर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर होता है, वो भी डिसीजन मेकिंग पावर काम करना बंद कर देता है और प्रत्येक व्यक्ति वैसा ही करने लगता है जैसा कि दूसरे कर रहे हो, और इस बात पर ध्यान नहीं देता कि वैसा क्यों कर रहे थे। इस प्रवृत्ति को मनोवैज्ञानिक भाषा में भीड़ मनोवृत्ति या क्राउड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी भीड़ की सोच, यानी भीड़ का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, और ये किसी आदेश के समय उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार व्यापारिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है तो दूसरों पर इसका प्रभाव शीघ्रता से पड़ने लगता है। ठीक है, अब व्यापारिक क्षेत्र में अगर कोई बिजनेसमैन सफल हो गया, सपोज दैट उसने मूंगफली बेचा और मूंगफली बेच करके वो सक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अरे नहीं हमको भी ये काम करना चाहिए। कोई होम स्टे का टूरिज्म बनाता है, होम स्टे से सक्सेस हो जाता है, हम कहते हैं होम स्टे करेंगे। कोई ऑनलाइन काम करता है, ऑनलाइन में अपने प्रोडक्ट को बेचता है, हम भी ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है, कुछ लोग यूट्यूब चैनल्स पे काम करते हैं, दूसरे को देख करके हम लोग भी वही काम करते हैं। तो ये एक प्रकार का क्राउडिंग इफेक्ट, क्राउडिंग साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और जिसमें एक व्यक्ति के बिहेवियर को दूसरा व्यक्ति अपनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो दूसरा का प्रभाव शीघ्रता से पड़ने लगता है और उनके कार्य भी उसी प्रकार से होने लगते हैं, अर्थात व्यापारिक क्षेत्र में देखा देखी की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसा वो करेगा वैसा हम करते हैं, ऐसा बिहेवियर उनमें दिखाई पड़ता है। इस प्रकार समय समय पर व्यवसायी उद्योगपति आशावादिता से प्रभावित होते रहते हैं। कुछ बड़े व्यवसायी होते हैं एवं उद्योगपति ये महसूस करने लगते हैं कि व्यवसायिक समय अच्छा चल रहा है और यही अच्छा समय भविष्य में चलता रहेगा, इसलिए उस अच्छे समय के आशा के अनुरूप अर्थव्यवस्था में निवेश की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, और ये निवेश की प्रक्रिया में की गई वृद्धि वो कहीं ना कहीं उनको लाभ भी प्रदान करती है। क्योंकि देखो, अर्थव्यवस्था में केवल उनके द्वारा आशावादिता का लाभ उठाया गया और उनके द्वारा निवेश किया गया, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में सभी लोग निवेश करने लगेंगे तो जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ पा रहे थे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमको दिखाई पड़ता है। तो इस आशावादिता से अन्य छोटे छोटे व्यापारी एवं उद्योगपति भी आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, और इस प्रकार शीघ्र ही समूचा व्यवसायी वर्ग आशावाद से प्रभावित उठता है। यानी एक व्यक्ति की आशावादिता, एक व्यक्ति ने निवेश किया, उसको बहुत ज्यादा लाभ हुआ, अन्य निवेशक इकट्ठा मार्केट में आ जाते हैं और डेल्टा आई का मान बढ़ता है, और डेल्टा आई का मान बढ़ने से मल्टीप्लायर काम करता है और राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ने लगती है। लेकिन एक उद्योगपति को लाभ ज्यादा मिल रहा था, अब सारे पूंजीपति एक साथ आ गए, लाभ की मात्रा कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा। जब लाभ की मात्रा कम हो जाएगी, प्राइस का मान कम हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उनको प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र है वो डाउनवर्ड होने लगेगा। ठीक है, तो आशावादिता कुछ दिनों बाद जब सारे निवेशक एक ही बिजनेस में आ जाते हैं, मान लीजिए कोई मोमोज बेच रहा, मोमोज बेचने के बाद उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग तो 3-3 हजार रुपए पर डे कमा लेते हैं, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति देखता है कि अच्छा 3000 आपने एक दिन में मोमोज से कमाए हैं, चलो मैं भी बेचता हूं, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जो मोमोज बेच रहा था ऑलरेडी 3000 का, उसकी सेल्स डिक्लाइन कर जाएगी और अंत में वो सामान्य रूप से एक बिजनेस विक्रेता बन जाएगा। तो जो आशावादिता उस 3000 रुपए वाले जो बेचने वाला मोमो जो बेचने वाला था उसकी समाप्त हो जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में निराशावादिता आ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था में साइकोलॉजिकल थ्योरी ये कहती है कि आशावादिता तथा निराशावादिता के कारण ही अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र जन्म लेते हैं और उसी का ये प्रतिफल है कि अर्थव्यवस्था में कुछ समय तक आशावादिता चलती है और फिर कुछ समय तक निराशावादिता चलती है। ठीक है, निराशावादिता चलती है। ठीक है, मैंने इलाहाबाद में 2 प्रकार के लोग देखे हैं।
एक बोलते हैं हिंदी मीडियम है आईएएस नहीं होती। एक वर्ग है अरे हिंदी मीडियम में देखिए इतनी बढ़िया रैंक पाए हैं, कितने 35 लोग हुए, वो डेटा लेकर के चलते हैं। दो वर्ग है, एक आशावादी लेकर चलता है व्यवहार को, एक निराशावादी व्यवहार को लेकर के काम करता है। तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि व्यापार चक्र होने का ये कारण पाया जाता है। अंत में समूचा व्यवसायी वर्ग में निराशा की लहर फैल जाती है, क्योंकि देखो सारे व्यापारी जब एक ही बिजनेस पे कूद पड़ेंगे तो लाभ जो असामान्य लाभ रहेगा वो सामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब सामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर लगेगा अरे निवेश करने से कोई फायदा नहीं है, निवेश करने से कोई फायदा नहीं है। परिणाम स्वरूप लगता है कि निवेश क्यों किए हैं फालतू में, क्योंकि हमको ज्यादा अच्छे पैसे तो नहीं मिले, और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में निराशावादिता फैल जाती है। इस निराशावादिता से प्रभावित होकर के व्यवसायी उद्योगपति नए नए निवेश करना बंद कर देते हैं, और निराशावाद इतना अधिक बढ़ जाता है कि व्यवसायी एवं उद्योगपति वर्तमान उत्पादन क्षमता में ही कटौती कर देते हैं। उनको लगता है अरे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मत बढ़ाओ, प्लांट मत बढ़ाओ, जितने प्लांट उनको चलने दो, या कुछ प्लांट बंद भी कर दो, ऐसा भी सोचने लगते हैं। कुछ प्लांट बंद करने का डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि निराशावादिता हो गई, अर्थव्यवस्था में कुछ नहीं बचा है, हमारा पुराना स्टॉक ही नहीं बिक रहा, ऐसी बातें आने लगती हैं। जबकि वो अपनी स्ट्रेटजी भी नहीं करेंगे कि हमारा जो बेचने का तरीका था वो पुराना था, हमको विज्ञापन का जो तरीका था वो हमारा पुराना है, हमारा जो रैपर है वो पुराना है। ठीक है, आप प्रोडक्ट साबुन देखिए, साबुन के रैपर कुछ रैपर्स होते हैं। मैंने साबुन एक देखा, लक्स साबुन देखा। लक्स साबुन क्या होता है, बनता पंजाब में और उसके बनता मुंबई में, और उसके रैपर चंडीगढ़ में छपते हैं, क्योंकि उसने कहा कि जो इसकी ब्रांडिंग है साबुन से ज्यादा इसका रैपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम टू टाइम हमको इमिटिएट करना पड़ेगा उन चीजों को, समाज के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर डिमांड के अकॉर्डिंग हमको अपनाना पड़ेगा, तब हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लॉन्च होता है। लेकिन नहीं, निराशावादिता के अंतर्गत हम इन सारी चीजों पर कभी सोचते ही नहीं है। नहीं, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा मार्केट में, अब हमारी कंपनी नहीं चलेगी, और हम बैठ जाते हैं, प्लांट दिन पर दिन प्लांट बंद करते चले जाते हैं, और अंत में हमारे प्लांट इतने ज्यादा बंद हो जाते हैं कि अंत में हमको कंपनी ही बंद करनी पड़ती है। तो निराशावादिता जब आती है तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, हम केवल मार्केट मैकेनिज्म को जो दोष देते हैं कि मार्केट मैकेनिज्म के अंतर्गत ऐसा हो रहा है, तभी हमारा बिजनेस लगातार फ्लॉप होता चला जाता। हम उस पर कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढने का प्रयास करते हैं, हम सोल्यूशन उसमें नहीं ढूंढते हैं। ठीक है, और जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं वो लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आईएएस है, कोई हिंदी, अरे वो तो लकी था, अरे उसने आशावादिता को अपनाया था। ये पॉइंट है आपको समझना। इससे अर्थव्यवस्था में मंदी यानी कमी शुरुआत होने लगती है, और अंत में मंदी एवं तेजी निवेशकर्ताओं में उठने वाले निराशावाद और आशावाद के मनोभाव के कारण अंतर से उत्पन्न होती है, और यही व्यापार चक्र का कारण भी बन जाती है। ठीक है, तो यह मनोविज्ञान का सिद्धांत आपका कहलाता है, कि मनोविज्ञान का सिद्धांत यह कहता है कि कैसे इकोनॉमी के लोग हैं और कैसे उनकी सोच है, उस पर डिपेंड करता है इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी में जो ट्रेड साइकिल होता है वो डिटरमाइन करता है, वो नहीं करता है जो अर्थव्यवस्था में हमको दिखाई पड़ता है। अगला है सिद्धांत है हमारा, जिसे हम नॉन मॉनेटरी थ्योरम के अंतर्गत लेते हैं, और यह कहलाता है अधिक उत्पादन का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जो उत्पादक होता है वो ओवर प्रोडक्शन कर देता है, और वो ओवर प्रोडक्शन इसलिए करता है क्योंकि उसका अनुमान जो होता है वो कुछ ज्यादा अनुमान अर्थव्यवस्था से ले लेता है। ठीक है, एक व्यक्ति है, वो पार्ले जी पैकेट बेच रहा है, उसके 1 लाख पैकेट बिक गए, उसने अगले साल का टारगेट रखा मैं 2 लाख बेचूंगा, संयोग से 2 लाख बिक गए। अगले साल का टारगेट उसने कितना रखा, 4 लाख का, परिणाम स्वरूप 2 लाख बिके। अब 2 लाख क्या हुए, नहीं बिके, निराश हो गया, सारे प्लांट बंद करे, अरे नहीं मेरा कितने का नुकसान हो गया, 2 लाख पैकेट मैंने बनाए थे, कितने लाख का मेरा नुकसान हो गया। तो उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में जो अधिक उत्पादन होता है वही अर्थव्यवस्था में मंदी का कारण बन जाता है। इसे कहते हैं अधिक उत्पादन का सिद्धांत। अधिक उत्पादन का सिद्धांत ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में हम जो मंदी का शिकार होते हैं वो अधिक उत्पादन के कारण होते हैं। इस सिद्धांत को व्यापार चक्र का प्रतियोगिता सिद्धांत भी कहते हैं।
ठीक है, कंपटीशन थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक समाजवादी प्रवृत्ति के अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था, जो समाजवादी अर्थशास्त्री है। और इस सिद्धांत के अनुसार व्यापार चक्र अति उत्पादन यानी ओवर प्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न हुआ करते हैं, कि अर्थव्यवस्था में ओवर प्रोडक्शन होने के कारण ही व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। और अति उत्पादन एक स्वतंत्रता एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में अनेक प्रतियोगी फर्में होती हैं और समरूप वस्तुओं यानी होमोजेनियस जो कमोडिटी होती है उनका उत्पादन करते हैं और एक ही बाजार में बेचते हैं। तो आपने ये जो वाली कंडीशन जो देखी होगी वो परफेक्ट कंपटीशन में की विशेषता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है, अनेक फर्में होती हैं और होमोजीनियस कमोडिटी बनाती हैं। तो एक कंपनी का जब 1 लाख प्रोडक्ट बिक जाता तो 2 लाख बनाता, 2 लाख प्रोडक्ट बिक जाता और 4 लाख बनाता, और इस प्रकार की हजारों कंपनियां हैं। सारी कंपनियां अगर 4-4 लाख पैकेट बना के रखती मार्केट में तो क्या हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, और वही ओवर प्रोडक्शन इकोनॉमी में मंदी के कारकों को जन्म दे देता है। ठीक है, तो यानी जो ओवर प्रोडक्शन आपकी इकोनॉमी हुआ, यहीं से आपके मंदी के लक्षण कहीं ना कहीं जन्म ले लेते हैं और अर्थव्यवस्था में हमको दिखाई पड़ता है कि व्यापार चक्र ने जन्म ले लिया। परिणामतः उनके बीच प्रतियोगिता अनिवार्य हो जाती। जितने फर्म हैं, प्रत्येक फर्म बाजार के अधिकाधिक भाग पर कब्जा करने का प्रयास करती है और इसी प्रयास में वो वस्तु को इतना अधिक उत्पादन कर लेती है कि उसके लिए बाजार में बेचना कठिन हो जाता है। ठीक है, केवल प्रतियोगिता में बने रहने के लिए और बाजार के एक बड़े भाग पर कब्जा करने के चक्कर में वो अपने प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करती है और उसको बाजार में रख देती है। ठीक है, इस प्रकार वस्तु का अति उत्पादन हो जाता है और बाजार में माल बढ़ जाता है, यानी प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाता है। और अति उत्पादन इस परिस्थिति में वस्तु की कीमत में कमी होना अनिवार्य हो जाता है। जब आपकी सप्लाई ऑफ कमोडिटी ज्यादा हो गई तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी ज्यादा होने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य गिरना लाजिम है। ठीक है, और यही बात अन्य वस्तुओं के साथ भी घटित होती है। जब वस्तुओं की कीमतें गिरने लगती हैं तो उनकी उत्पादन लागतें बढ़ने लगती हैं। अब उत्पादक को लॉस होने लगता है। ठीक है, लगता है क्योंकि उत्पादकों की पारस्परिक प्रतियोगिता के कारण कच्चे माल और उत्पाद साधनों की व्यापक दुर्लभता हो जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादकों को उनके लिए अधिक कीमतें चुकानी पड़ती हैं। और इस बात से क्या हो जाता है कि जब लागतें बढ़ती जाती हैं और लाभ बहुत कम होते जाते हैं, जिससे उत्पादक गण उत्पादन घटाने लगते हैं। और जब आपका आउटपुट घटेगा तो उससे नेशनल इनकम घटेगी और उससे एम्प्लॉयबिलिटी घटेगी और अर्थव्यवस्था में प्राइस तो घट ही रहा है। तो ये चारों वेरिएबल जिनको लेकर के हमने बात किया था व्यापार चक्र में, ये चारों ट्रेंड टू डिक्लाइन की तरफ हमको इंडिकेट करने लगते हैं। यानी चारों वेरिएबल हमें ये बताने लगते हैं कि अर्थव्यवस्था लगातार नीचे की ओर गिरती चली जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि कुछ सीमांत फर्में, जो छोटी मोटी फर्में होती है, वो तो बिल्कुल धराशायी हो जाती है, बिल्कुल बर्बाद। छोटी मोटी फर्में ये लॉस को नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं और तुरंत तालाबंद करती हैं, चल देती हैं। ठीक है, इससे अन्य फर्मों के भाग्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यवसायिक फर्में अधिकाधिक फेल होने लगती हैं और अंततः समूची अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि कुछ फर्में निकल के भाग जाती हैं, कुछ फर्में कुछ दिन तक तो टिकी रहती हैं, लेकिन वो भी फेल्ड हो जाती हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाता है और मार्केट मैकेनिज्म में उसका प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है और परिणाम स्वरूप एक भारी घटना का सामना उसे करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमारे पास ये सिद्धांत था आपका ओवर प्रोडक्शन। अब आपका है अधिक बचत का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है अधिक बचत का सिद्धांत। इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे पास सेविंग बिहेवियर, मैंने बताया आपके साथ कि जो सेविंग बिहेवियर है कीन्स के बड़े भारी आलोचक रहे। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सेविंग को ही व्यापार चक्र का कारण मानते हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र का एकमात्र कारण
अधिक बचत करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये बताती है कि बचत सिद्धांत को व्यापार चक्र का अल्प उपयोग सिद्धांत भी हम कहते हैं, अल्प उपयोग सिद्धांत के नाम से जाना जाता, अंडर कंजप्शन थ्योरी भी कहते हैं, और आधुनिक रूप में इसे हॉब्सन ने प्रस्तुत किया था। ये नोट रखिएगा, पूछा जाता है, हॉब्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रचलित आय संबंधी असमानताएं ही व्यापार चक्र का मूल कारण है। यानी अर्थव्यवस्था में जो इनइक्वलिटी होती है, उस इनइक्वलिटीज के कारण ही हमारी इकोनॉमी में व्यापार चक्र की घटनाएं संपादित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में गरीब और अमीर दो वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें जो इनकम इनइक्वलिटी होती है बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो जिसके कारण अधिक बचत और न्यून उपभोग की विलक्षण घटनाएं संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यापार चक्र को क्या होता, कारण बन जाती है। यानी जो अमीर वर्ग होता है उसमें बचत प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है, जो गरीब वर्ग होता है उसमें न्यून उपभोग प्रवृत्ति पाई जाती है, और यही इनइक्वलिटी इकोनॉमी में क्या करती है, व्यापार चक्र को जन्म दे देती है। आर्थिक असमानताएं, धनी लोगों की आय इतनी अधिक होती है कि वे इसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और आय का काफी भाग वो बचत कर देते हैं, बचा लेते हैं। यही बचत उत्पादक कार्यों में लगाई जाती है, जिससे अधिक उत्पादन हो जाता है। क्योंकि देखो, अर्थव्यवस्था में एक वर्ग है जिसके पास डिमांड है ही नहीं, मतलब उसके पास पैसे ही नहीं है, तो अब आपके पास बचतें बहुत हो गई। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पूंजीपति है, वो क्या करता है, सारी पैसे बचाता, उस पैसे को बचा के क्या करेगा, निवेश करेगा। निवेश करने के बाद वस्तुएं आएंगी, वो वस्तुएं बाजार में कौन खरीदेगा, उपभोक्ता। लेकिन उपभोक्ता के पास तो पैसे नहीं है। तो जब उपभोक्ता के पास अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है, तो इससे अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है, और क्योंकि निर्धन वर्ग के पास पैसे नहीं है तो इसलिए वो खरीद नहीं पाता। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में सप्लाई ज्यादा हो जाती है एंड डिमांड कम हो जाती है, और राष्ट्रीय आय लाभांश में निर्धनों की मांग कुछ अधिक होती है। संभवतः इस आय का प्रयोग कुछ सीमा तक अपने उपभोग में करते हैं। इस प्रकार जो अधिक बचत होती है और अर्थव्यवस्था में न्यून उपभोग, क्योंकि गरीब वर्ग होते हैं, इनके पास पैसे कम होते हैं, तो जब इनके पास पैसे कम होते हैं तो इसके कारण अर्थव्यवस्था में सप्लाई अधिक, डिमांड कम, और वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य फिर से गिरना चालू, और प्राइस जब डिक्लाइन करेगा तो निश्चित रूप से प्रॉफिट डिक्लाइन करेगा, निवेश डिक्लाइन करेगा, और राष्ट्रीय आय गिरना प्रारंभ हो जाएगी, और हम व्यापार चक्र के क्या हो जाएगा, डिप्रेशन वाले सिद्धांत में काम करेंगे। यानी रिसेशन और डिप्रेशन हमको दिखाई पड़ेगा। तो ये अधिक बचत सिद्धांत ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में अधिक बचते ही व्यापार चक्र का कारण बन जाती है। ठीक है, तो ये मैंने नॉन मॉनेटरी के 4 थ्योरम आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, 4 थ्योरम डिस्कस किया। अब आपके प्रश्न आमंत्रित हैं।